तो मुझे बोल देना चैट बॉक्स में। रजिस्ट्रेशन इसका कोई रजिस्टर्ड प्रूफ that is nothing but registration with registration strikes compulsory वैसे तो compulsory अगर आप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करते इसको आपको क्या करना पड़ेगा जैसे मैंने सबसे पहले क्या फॉर्म चलाने वाला के पास मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स। आपने एसपीओसी में आरओसी सुना होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन करना है तो दैट्स रजिस्ट्रार ऑफ versus इसमें तो दे दो चलो मैं क्या हाँ अच्छा इधर कौन तो मैसेज क्या करना साक्षी साक्षी आवाज आ रही है कितनी अच्छी आवाज का है साक्षी हाँ इसको क्या करूंगी कट कर दो अभी का लगा के देखते हैं सो पार्टनर्स क्या करते हैं आर के पास जाके रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के पास जाते हैं उसको बोलता है कि सर ये सेक्शन नंबर चलो रजिस्टर करना बट मेरे को एक एप्लीकेशन दो एप्लीकेशन में क्या एप्लीकेशन में ये सारी डिटेल आप क्या करो जैसे कि आप किसी कॉलेज में न्यू एडमिशन के लिए जाते हो स्कूल में एडमिशन किया रहेगा पहले बचपन में स्कूल चेंज की रहेगी क्या आपका एप्लीकेशन देना पड़ता है आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका जो रेसिडेंशियल प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ होता है पहले आपको कितने मार्क्स मिले हैं 10th में 12th में ये सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है सो रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार क्या अलग फीस, आपके फॉर्म का क्या नाम है, प्लस आपकी फॉर्म का प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब आप पुणे में, संभाजी नगर में बिजनेस कर रहे हो, प्लस आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब कौन से स्टेट में कर रहे हो, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात, राजस्थान, जहाँ पे भी आप कर रहे हो वो मेंशन करके दो। दूसरा, अगर आपका बिजनेस सिर्फ एक स्टेट में ना होते हुए किसी और स्टेट में भी है, वो भी मेंशन करके दो। देन हर पार्टनर किस दिन ज्वाइन होगा, हर पार्टनर का क्या ज्वाइनिंग डेट अलग हो सकता है, हाँ, हर पार्टनर किस दिन ज्वाइन हुआ है वो हमको मेंशन करके दो। इसके बाद पार्टनर का फुल नेम और परमानेंट फॉर्म का जो भी ड्यूरेशन है, अगर फिक्स्ड है तो ड्यूरेशन होगा, वो सारी चीजें हमारे पास लिस्ट डाउन करके दे दो। हम क्या करेंगे, आपकी फॉर्म के एप्लीकेशन को प्रोसीड कर देंगे। ऐसा बोल रहा है रजिस्ट्रार। ये जो फॉर्म नेम चाहिए, जैसे क्राउन है, किंग है, क्वीन है, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, ये सारे वर्ड्स नहीं आने चाहिए। बाकी हमें फॉर्म के नाम में लेना है, लेके आना है, तो स्पेसिफिकली किसका परमिशन लगना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेके आ जाओ, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन नहीं हो तो दीज वर्ड कैन नॉट बी इन योर फॉर्म नेम। फॉर्म नेम वाले फॉर्म नेम में ब्रांड, कभी कभी ऐसा होता है एक्सवाइजेड एक एसोसिएशन फॉर्म का नाम है, फॉर्म के अंदर जो काम कर रहे हैं उसमें वो कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको ब्रांडिंग करना है, मार्केटिंग करना है, सेल करना है, तो उन्होंने कुछ और नाम रख दिया वो ब्रांड का, चल सकता है। हमेशा एक्सवाइजेड एक्स, जैसे प्यूमा, प्यूमा का अभी इमेजिन करना सही है, प्यूमा एक फॉर्म नेम है, ओके। देखो तो अंदर ऐसा पकड़ के वो लिंक जो आपको वो ऑफिस से आती है क्या, तो वो अभी मेरे को भी एज ए स्टूडेंट मेरे को फीस भरना पड़ेगा शायद। हॅलो, स्टुडंटचा मोबाईल कनेक्ट करा. केलं रे केलं. तुम तुम्हारे इंटरनेट के अगर डर से मेरे को फोन नहीं देते होगे तो एक कंसर्न है, चिंता बिल्कुल मत करो. ये वाला मेरे डेटा से कनेक्ट कर दिया करो, मेरे डेटा से कनेक्ट कर दिया करो जितना भी मेरा लेक्चर है, बिकॉज मेरे पास रहता है डेटा और मेरे लेक्चर के लिए तो मैंने यूज़ करना चाहिए. बाकी चार्जिंग वार्जिंग का तो टेंशन नहीं है ना, चार्जर साथ में लेके घूमते हो. आपका डेटा का ही कंसर्न होगा. कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड. किसका फोन है ये, तू क्या हॉटस्पॉट? हाँ, अभी मुझे बोलो, रंजना बोलो कि आवाज आ रही है क्या? हाँ ठीक है. देन है सेक्शन 58 के, अगर साल सेक्शन यहाँ पे कोई किसी ने कनेक्ट किया है तो बंद कर दो, आवाज ये हो रहा है. सेक्शन 58 के सारे प्रोविजंस कंप्लीट कर लिए और ये रजिस्ट्रार जो है ये सेटिस्फाई हो गया. चलो ठीक है, आपने फॉर्म नेम दे दिया एंड दैट शुड बी ड्यूली साइन बाय द ऑल द पार्टनर्स. एप्लीकेशन में आपको ये सारी चीजें देनी है. ये सारी चीजें देने के साथ साथ एवरीथिंग शुड बी साइन बाय द पार्टनर्स. क्यों? क्योंकि ऐसा पता करना है कि पार्टनर्स ने क्या किया है, सारी चीजें चेक की है, देखा है, इसके लिए सिग्नेचर चाहिए. अगर वो टाइम पे एक आधा पार्टनर अवेलेबल ना हो तो देन उसका जो भी एजेंट है, साइन करने के लिए ऑथराइज किया हुआ एजेंट, उसको क्या कर सकते हैं, साइन करने को बोल सकते हैं. तो अंडर सेक्शन नंबर 58 हमें एक एप्लीकेशन देना पड़ता है टू द रजिस्ट्रार और वो एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें आती है.
फर्म का नाम है, ड्यूरेशन है, पार्टनर का नाम है, उसका एड्रेस है, ठीक है, ये सारी चीजें दैट शुड बी साइन बाय ऑल द पार्टनर्स। क्या वर्ड्स है? तो उन्होंने अगर किसी और ने ऑब्लिगेशन या ऑब्जेक्शन लिया होगा तो उनको पेनल्टी वगैरह भरना पड़ा होगा और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ली। जिसको ये नाम यूज करना है, जिसको ये नाम यूज करना है, बेशक आप यूज कर सकते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक परमिशन लेके आना पड़ेगा, जो कि थोड़े लफड़े के काम है, मुश्किल है, बट अगर आपको यूज करना ही है, आपके लिए वो शुभ है, तो करो यूज, परमिशन लेके आओ, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। रजिस्ट्रेशन, फिर बाद में परमिशन, एक वर्ड मतलब नहीं, नहीं एक वर्ड रहा मतलब अभी आप क्या बोल रहे हो, ऐसा पूरा एक वर्ड है। बर्गर किंग इज द होल वर्ड ना, दो शब्द है ना, स्पेसिफिकली इनमें से अगर कोई नाम का तुमको फॉर्म खड़ा करना होगा तो देन यू नीड अ परमिशन। अभी आगे पीछे ऐसे अगर कुछ टुकड़े पुटुकले नाम आते हैं तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लाने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली फर्म का नाम अगर ऐसा हो तो वन वर्ड का या इसके बेसिस पे, तो देन आपको परमिशन चाहिए। सेक्शन 58 में ये चीजें हो गई। फिर बाद में रजिस्ट्रार, व्हेन रजिस्ट्रार satisfied with the provision of section 58, he will proceed to you, he will proceed the partners in the section number 59। चलो ठीक है, हमें सब ठीक लगा है, हम क्या करेंगे, आपको आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करना मतलब ये जो रजिस्ट्रार है ये क्या करेगा, उनके फर्म का नाम कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, he shall record name of the firm in the registrar called registrar of firm। फर्म का एक रजिस्ट्रेशन, एक ये होता है, एक रजिस्टर होता है, तो उसमें क्या करेगा, वो फर्म का नाम मेंशन कर देगा कि अभी ये भी फर्म ऐड हो गई है। दूसरा, रजिस्ट्रार विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज अ काइंड ऑफ प्रूफ, जैसे आपको 10th का 12th का मार्कशीट मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, प्रूफ होता है आप पास हुए, आपको इतने परसेंटेज। इन द सेम वे ये टाइप का प्रूफ होता है दैट योर फर्म हैज बीन रजिस्टर्ड। ये होता है सेक्शन नंबर 59 में। अभी 59A क्या बोलता है, 59A क्या बोलता है कि आपने फर्म को रजिस्टर नहीं किया है, क्यों, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी था नहीं। अभी अगर आपके फर्म को रजिस्टर करना है और आपने हमें लेट अप्रोच किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ सर्टन पेनल्टी देना पड़ेगा। अभी 100 पर डे मतलब 3000 पर मंथ के हिसाब से है, जितना आपको, इट विल चेंज। इसके लिए मैं अभी आपको कंफर्म अमाउंट नहीं बताऊंगी, ना ही लिखवा के दूंगी, इट मे चेंज। तो जो भी आपके एग्जाम के टाइम पे अमेंडमेंट आएंगे अपन उसको कंपनी एक्ट के अमेंडमेंट के साथ पढ़ लेंगे, फाइनल अमाउंट जो कि आपको एग्जाम में एप्लीकेबल रहेगी। तो 3000 के हिसाब से अभी है, वो लेट फीस तो भरना ही पड़ता है अलॉन्ग विथ पेनल्टी। पेनल्टी मतलब आपकी लेट आंखें खुली, आप लेट क्यों आए रजिस्ट्रेशन में, इसके लिए 100 पर ईयर जो है ये पेनल्टी का अमाउंट है। पेनल्टी एंड डैमेजेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। पेनल्टी का मतलब होता है विच इज पेड अलॉन्ग विद द डैमेजेस। पेनल्टी मतलब एक टाइप का आपको सजा है, आपको लेट फीस तो भरना ही पड़ेगा, नो डाउट विद दैट, यू हैव टू पे लेट फीस बिकॉज यू आर रजिस्टरिंग लेट। 90 डेज के ऊपर वो है, 90 डेज से ज़्यादा अगर आप रजिस्टर करते हो तो उसके ऊपर जितने भी दिन है उसका लेट फीस भरना पड़ता है अलॉन्ग विद अ पेनल्टी। पेनल्टी मतलब क्यों, आप लेट क्यों आए, इसके लिए भरो इतना, दैट इज पेनल्टी। अभी 58 के अंदर एप्लीकेशन देना है, 59 के अंदर रजिस्ट्रार अपने को अपना नाम रजिस्टर में मेंशन करता है और इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करता है। 59A1 में पेनल्टी वगैरह के बारे में बात की है। नेक्स्ट इज कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड ना हो तो आपको क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ेगा। नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय फर्म अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। अगर पार्टनर्स को किसी थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम है, अभी बिजनेस में बहुत अलग अलग पार्टी से डील करना पड़ता है, बहुत अलग अलग लोगों से डील करना पड़ता है। अगर किसी और बिजनेसमैन से, किसी और पार्टनर्स
पार्टनरशिप फॉर्म से किसी कंपनी से प्रॉब्लम हो तो क्या पार्टनर्स उनको स्यू कर सकते हैं? पार्टनर कैन नॉट स्यू थर्ड पार्टी, द रीजन इज योर फॉर्म हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड। देन दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस है नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब क्या? जैसे हमारे किसी को 100 रुपए देने हैं, सामने वाले के 70 रुपए आने, तो अपन क्या करते हैं? सेट ऑफ करके 30 रुपए दे देंगे, हिसाब बराबर कर देंगे। तो फर्म के केस में अगर फर्म रजिस्टर्ड ना हो तो फर्म सेट ऑफ नहीं कर सकती, दैट इज रूल। सेट ऑफ नहीं कर सकती है, इससे ज्यादा यहाँ पे बोला है कि 100 रुपए से ज्यादा सेट ऑफ नहीं कर सकती है। तो क्या हम ऐसा बोले कि 100 रुपए तक सेट ऑफ कर सकती है? और कोई भी बिजनेस का 100 रुपए जितना छोटा ट्रांजैक्शन तो नहीं होगा, टेक्निकली नहीं होगा। देन अग्रीड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन। अग्रीड पार्टनर मतलब किसी कोई पार्टनर है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है मतलब उसका शेयर टाइम पे नहीं मिल रहा है, बाकी के पार्टनर सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं, इसको सैलरी नहीं दे रहे हैं, है ना, अच्छा बिहेवियर नहीं है, तो ये केस में वो चाहकर भी दूसरे पार्टनर्स पर केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि द फर्म हैज बीन अनरजिस्टर्ड। बट वो केस कब कर सकता है? व्हेन ही इज सीवियरिंग द कनेक्शन विद द फर्म। अगर वो फर्म छोड़ के जा रहा है या फिर उनकी फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो ये केस में अग्रीड पार्टनर कैन स्यू अदर पार्टनर, बट इन कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप ही कैन नॉट डू दैट। व्हाई? बिकॉज द फर्म इज अनरजिस्टर्ड। नेक्स्ट, अभी पार्टनरशिप थर्ड पार्टी पे स्यू नहीं कर सकती है, केस नहीं कर सकती है, बट क्या थर्ड पार्टी पार्टनर्स पे केस करेगी? डेफिनेटली वो तो कर ही सकती है। ये कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। दूसरा है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? आपकी फर्म रजिस्टर हो अनरजिस्टर हो, ये वाली जो चीज़ें है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन स्टिल एक्सरसाइज दैट चीज़ है। क्या कौन सी चीज़? क्या 100 रुपए के अंदर सेट ऑफ कर सकते हैं? डेफिनेटली वो तो करना अलाउ है, अगर आपकी फर्म रजिस्टर हो या अनरजिस्टर हो। 100 रुपए तक के सेट ऑफ को कोई मना ही नहीं करेगा। दूसरा, क्या थर्ड पार्टी पार्टनरशिप के पार्टनर पे केस कर सकती है? डेफिनेटली कर सकती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइदर रजिस्टर हो अनरजिस्टर हो। ये जो अग्रीड पार्टनर है ये बाकी पार्टनर पे केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फर्म अनरजिस्टर्ड है। बट फर्म अगर डिसॉल्व होने वाली होगी तो वो कर सकता है, या फिर वो ही इज सीवियरिंग विद, ही इज पार्टिंग विद द कनेक्शन, वो अलग हो रहा है फर्म से, तो वो केस कर सकता है। इससे रजिस्टर होने या ना होने का कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके लिए क्या कोई ऑफिशियल असाइनी कोर्ट थ्रू अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर फर्म रजिस्टर्ड ना भी हो तो भी किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंसी के केस में ऑफिशियल असाइनी हैज बीन असाइंड। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने के लिए, लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए किया जा सकता है कोर्ट से अपॉइंट। 100 तक का सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया तो वो केस में क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाना चाहिए? ऑफ कोर्स दिखाना चाहिए, तो हमारा राइट है दैट वी शुड शो बुक्स ऑफ अकाउंट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर कैन इंस्पेक्ट कॉपी रिक्वायर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर कोई पार्टनर्स, बचे हुए पार्टनर्स अगर ऐसा ना करे तो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन स्यू द पार्टनर्स? यस, फर्म रजिस्टर्ड हो ना रजिस्टर्ड हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव स्यू कर सकते हैं। 100 रुपए किधर से लाए? 1932। नहीं, it has not been amended because टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से मे बी 100 रुपए का ऐसा लिमिट इसके लिए उन्होंने ऐसा करने को इसके लिए डिसअलाउ किया रहेगा, क्योंकि मे बी अगर कोई डिस्प्यूटेड अमाउंट रही, मतलब इलीगल अमाउंट रही, इलीगल एक्शंस करके अगर कोई पार्टनर्स ने पैसे कमाए हैं और वो सेट ऑफ कर रहे हैं तो वो गलत होगा। इसके लिए उन्होंने अनरजिस्टर्ड फर्म को 100 रुपए से ज़्यादा सेट ऑफ करने के लिए मनाही कर दी। अल्टीमेटली मत ही करो, 100 रुपए तक कर ही नहीं सकते हो ऐसा। फर्म का नाम नहीं है, फर्म का नाम नहीं होना, फर्म का नाम है, फर्म इज देयर, फर्म इज वर्किंग, पार्टनर्स आर वर्किंग इन द नेम ऑफ फर्म, बट वो रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड मतलब आपके जो ROF के पास वो रजिस्टर्ड नहीं है, विच इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया ही नहीं है। तो फर्म का जो नाम है
पेपर पे, डॉक्यूमेंट पे, रिसिप्ट पे, उस पे उसके नाम पे वो सीव कर सकती है। देन लिखते हो थोड़ा, फिर बाद में विल गो टू डिसोल्यूशन। एक पॉइंट पढ़ा दो। अच्छा, आप पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हो, पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हो, आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिवैल्यूएशन, डिसोल्यूशन, रियलाइजेशन, बहुत सारे अकाउंट्स बनाए हैं, ठीक है? नहीं है, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं। सी, अच्छा, डिसोल्यूशन का ज़्यादा सिंपल होता है, क्योंकि उसमें आप रियलाइजेशन अकाउंट बना के पूरा वाइंड अप कैश कलेक्ट कर लेते हो, बेच बाच के सारी चीज़ें, सो आपका कैश क्रेडिट होएगा, है ना? फिर बची हुई सारी चीज़ें पार्टनर को बांट दोगे, आपको रिवैल्यू कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप करोगे तो आपको समझेगा कि ये ज़्यादा सिंपल है। डिसोल्यूशन क्या है? दो चीज़ें होती है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब क्या? फर्म के नाम को बंद कर देना, ऑटोमेटिकली परमानेंटली फर्म को वाइंड अप कर देना, दैट इज नथिंग बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है नथिंग बट रिकॉन्स्टिट्यूशन। कभी पार्टनर का एडमिशन होएगा, कभी रिटायर होगा, कभी डेथ होगा, कभी इंसॉल्वेंट होगा। क्या ये केस में पार्टनरशिप फर्म बंद होती है क्या? नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि एबीसी 3 पार्टनर्स है, उसमें तीनों का शेयर है 33.3%, 33% उनका शेयर है, जिसमें अभी डी का एंट्री हो गया, डी ऐड हो गया, तो डी हैज बीन एडमिटेड, तो क्या शेयर 33 रहेगा? इमेजिन करो इक्वल है, तो शेयर विल बी नाउ 25% ईच, 1:1:1 जो भी आपका है वो प्रपोर्शन रहेगा, 25% के हिसाब से शेयर रहेगा। तो क्या पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा? पहले जो आप 33 के हिसाब से अकाउंट बनाते थे, अभी आप 25% के हिसाब से अकाउंट बनाओगे, सो दैट इज नथिंग बट रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में पार्टनरशिप के रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, देन सैलरी के रेशो में, कमीशन के रेशो में चेंजेस होंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन में थोड़े से कम ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं, दैट इज नथिंग बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर हमारा पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है तो क्या ये बिजनेस को अफेक्ट करेगा क्या? इट विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस, बट अगर फर्म डिसॉल्व होना मतलब पार्टनर्स ने आपस में म्यूचुअली मिलके क्या बोला, अभी बिजनेस को अपन डिसकंटिन्यू करेंगे, बोले बिजनेस को नहीं आगे कंटिन्यू करेंगे, तो क्या बिजनेस ही बंद हो जाएगा? बिजनेस का बंद होना इज नथिंग बट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और किसी पार्टनर का एंट्री होना, कोई पार्टनर चले जाना इज नथिंग बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने से आपके बिजनेस पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट फर्म के डिसॉल्व होने से आपके बिजनेस पे अफेक्ट ऑफ कोर्स पड़ेगा, बिजनेस भी ऑटोमेटिकली गेट कंटिन्यू। बट अगर डिसोल्यूशन ऑफ ऑल पार्टनर्स है तो मैं इसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलूं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलूं? ऑफ कोर्स सारे के सारे पार्टनर अगर नहीं बोल दिया तो बिजनेस कौन करेगा? अल्टीमेटली फर्म विल बी डिसॉल्व। या फिर ऐसा सिचुएशन है, 3 पार्टनर्स है, 3 में से 2 का डेथ हो गया एक्सीडेंटली, तो क्या अभी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी? ऑफ कोर्स, बिकॉज वन पार्टनर कैन नॉट रन बिजनेस। हमारा लिमिट है, कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग चाहिए, तभी जाके आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकते हो। सो इन दैट वे, इन दैट केस योर फर्म विल बी ऑटोमेटिकली गेट डिसॉल्व। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। एक होता है रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, एक होता है रीवैल्यूएशन। रियलाइजेशन का मतलब होता है सेल करके पैसे रियलाइज कर लो, अगर कैश में, बैंक में, जो भी है, ड्राफ्ट में सेल करके पैसे रियलाइज कर लो। और रीवैल्यू का मतलब होता है पहले मेरे जैसे मोटर कार, आपका मोटर कार या मोटरसाइकिल पे 20% का स्टैंडर्ड रेट होता है डेप्रिसिएशन का, अगर क्वेश्चन में अलग गिवन हो तो वो अलग। इमेजिन करो, सपोज मोटर कार है, आपकी मोटरसाइकिल है, लास्ट टाइम एक इमेजिनेशन के लिए बोल रही हूँ, पिछले साल 1 लाख की थी, क्या इस साल सेम रहेगी क्या? 80,000 घट के उसका डेप्रिसिएशन माइनस करके आपके जो बैलेंस शीट पे आप उसका 80,000 लोगे। दैट्स हाउ यू डू रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले जो वैल्यू थी उसमें घटकर या बढ़कर क्या चेंजेस आए हैं उसको अभी आप अकाउंट में लिखते हो, दैट इज नथिंग बट रीवैल्यूइंग द एसेट एंड लायबिलिटीज। बट जब बिजनेस जब आप बंद करते हो तो रिवैल्यू करके कुछ मतलब है क्या? मतलब ही नहीं है। 1 लाख की आपकी बिजनेस में, धंधे में गाड़ी थी जो सारे पार्टनर्स यूज करते थे फॉर बिजनेस पर्पज, घट के उसका 80,000 डेप्रिसिएशन दे देते हो। नाउ द WDV इज 80,000,
उसका जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, क्या आप 80,000 की गाड़ी सेल कर दोगे? ऐसा हो सकता है कि 80,000 की गाड़ी 85,000 85 में सेल करो या फिर 75 में सेल करो, तो उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस है आप जाके P&L में लिखते हो, ये सारा आप करते हो एडजस्टमेंट, वेरी सिंपल। तो ये जो चीजें हैं ये अपन रियलाइजेशन के टाइम पे करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, बिजनेस को बंद करना है। जो सारी चीजें दिख रही है बेच दो, पैसे ले लो, और पैसे किस में बांट दो, पार्टनर्स में बांट दो, आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द लाइबिलिटीज। So in case of dissolution of firm, we make realization account. In case of dissolution of partnership, we make revaluation account. We revalue the asset and liabilities. आपको depreciation का entry मतलब CA फाउंडेशन लेवल तक होगा, बट appreciation का नहीं होगा, है ना? नहीं होगा, ठीक है। Then dissolution of the firm. फर्म जो डिसॉल्व होना है, आइदर पार्टनर्स की मर्जी से हो सकता है, सारे पार्टनर्स बोल रहे हैं हमें नहीं करना है बिजनेस, या फिर टाइम पीरियड खत्म हो गया तो हो सकता है। वैसे अलग अलग कॉन्टिजेंसीज में डिसॉल्व हो सकता है, या फिर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि आप आपसे ना हो पाएगा, आप गलत गलत काम कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, या कुछ काम कर रहे हो, तो वो केस में कोर्ट कैन ऑर्डर द फर्म टू डिसॉल्व द फर्म। कोर्ट कैन ऑर्डर, कौन से केसेस में कोर्ट विल ऑर्डर को आगे है, डिटेल में पढ़ेंगे। डेथ के केस में भी, जैसे मैंने एक सिचुएशन दी थी, 3 लोगों में से 2 का डेथ हो गया, सो इट विल ऑटोमेटिकली गेट डिसॉल्व। तो यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा। हाँ, देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है उसके लिए कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। नया पार्टनर एडमिट हो गया, आपके PSR में चेंज होगा, कोई रिटायर हो गया उसमें चेंज होगा, तो उसमें कोर्ट के इंटरफेरेंस की असर जरूरत नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म डज नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इज इट ट्रू? फॉल्स है। Dissolution of firm does not necessarily involves dissolution of partnership. False है ना? फर्म का डिसॉल्व होना, ये मैं क्या बोल रही हूँ, फर्म का डिसॉल्व होना मतलब जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना, ये तो 100% फॉल्स है, क्योंकि इधर ही चिंता मत करो। हेलो, क्या लगा तेरे को जयेश? मैम भी गए। हेलो, हाँ, फोन पर कुछ नहीं है, फोन इधर से। हाँ, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो है ही, 100% है, बट इज इट नेसेसरी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट किसके केस में होता है? कौन से केस में होता है? फर्म के डिसोल्यूशन में होता है, पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में नहीं होता है। चलो लिखो, यूनिट 3 राउंड डालो, नहीं तो पढ़ाते जाएंगे। नहीं, इतना नहीं, कोऑपरेट करोगे तो आज ही हो जाएगा, बट ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आज ही वाइंड अप करना। आज नहीं होगा, कल होगा, 2 days। कंपनीज, हाँ, तुम लोग इतना लोड मत लो, पढ़ते जाओ। अवगढ़ नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बोर नहीं है, इंटरेस्टिंग है। कंपनीज लॉ विल बी फन, क्योंकि ऑल देयर इज पूरा प्रोसीजरल पार्ट, ये चीजें ऐसी है तो वो ऐसी रहेगी। मैंने बोला था ना परसों, अगर किसके घर का एड्रेस बोला था अपन ने, नकुल का, क्या वो नकुल के घर पे जाने को 3 रास्ते हैं, तो अपन वो 3 रास्तों को ही फॉलो कर सकते हैं, दैट इज द प्रोसीजर। मन से कहीं से भी नहीं जा सकते। लिखो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, उसमें नंबर 1 लिखो, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 58, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। थोड़ा फास्ट लिख पाओगे? मैं डिक्टेट करती हूँ तो बोलते हो मैम फास्ट बोलते हो।
लिखो। सेक्शन लिख दो आप। सेक्शन जहाँ मैंने हाईलाइट किया है वो लिखना जरूरी है। और फ्राइडे सैटरडे वाले बैच ये वाला यूनिट ऑलमोस्ट हो गया है, तो जैसे ही अपने लिखना हुआ कि ग्रुप पे डाल देना, पूरा की पूरा यूनिट ही डाल देना, है ना। कल तक लिखवाया नहीं है, कल तक अपना ये यूनिट हो जाएगा, तो कल पूरा डाल देना पीडीएफ। तुम लोग ऑलमोस्ट सभी थे, बस 2-3 नहीं थे, है ना। सैटरडे को सिया, मंथन और कौन नहीं था? तू भी नहीं था, हर्ष। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ तक पहुंचे? डिक्टेट करती हूँ अभी। इससे भी शॉर्ट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट कीवर्ड्स आने दो। देन सेक्शन नंबर 59 तो मुझे डिक्टेट करना ही पड़ेगा, इतना नहीं लिखना है। क्या? उसके बाद 59 लिखना चालू कर दो। लिख रहे हो प्रेरणा, रंजना, सुयांश। क्या है टाइम टेबल आज के टाइमिंग का? देन नहीं आया होगा। टाइमिंग क्या आया मेरे लेक्चर का आज? दिया हमारे से 1:30 है। 2 है ना अपना? आज 1:30 दिया। चलिए फटाफट लिखो, चलो क्विक क्विक, फिर 3 दिन लगेंगे। मैं 2 घंटे के हिसाब से सोच रही थी। वो दूसरी नई लड़की आई थी ना, क्या नाम था? वही क्या हो? किधर गई? उसको क्या हो गया? क्वेश्चन पूछा। काश अपनी चॉइस से सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स होते। तो हर्ष क्या लेता था? स्पोर्ट्स। जैसे वो अपने स्कूल में होता है ना, चॉइसेस होते हैं। स्कूल में था ना, अरे स्कूल में था ही ना। आपको स्पोर्ट्स वगैरह के एक्स्ट्रा 20 मार्क्स कुछ मिलते नहीं थे क्या? 5 मार्क्स। गलत है, पर मिलना चाहिए ना। सेक्शन हो गया है, मैं कंसीडर कर रही हूँ।
ये जो पेनल्टी वाला सेक्शन है ना, ये कहीं पे आपके मार्जिन में याद के लिए लिख के रखना, लेट रजिस्ट्रेशन और पेमेंट पेनल्टी 59A1। उसके आगे बड़े हैंडराइटिंग में लिखना आस्क मैम, बड़े हैंडराइटिंग में मार्जिन में लिख लेना लेट फीस पेनल्टी, उसके आगे लिखना आस्क मैम इन सितंबर। लिखो तो सही, आस्क मैम इन सितंबर। अमेंडमेंट है इसके लिए बच्चों, मेरे को क्या मैं बोल दूंगी 3000 लिख दो, लेट फीस 100 पर ईयर के हिसाब से, पेनल्टी 100 पर ईयर के हिसाब से। हो गया 59 सेक्शन। देन राइट डाउन द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, उसका सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन लिखो नेक्स्ट पॉइंट का नाम। तो वो मतलब आ ही नहीं रही क्या छोड़ी लड़की, इको नहीं यार पसंद तो नहीं यार, ऐसा चाहिए था, सो डिमांडिंग, इसके लिए आ ही नहीं रही। हो गया क्या प्रसाद, चालू है, किसका बचा है 59 सेक्शन लिखना, लिखो फटाफट। हो गया, वैसा लेट रजिस्ट्रेशन का मार्जिन में लिख के रखना आस्क मैम इन सितंबर, सो दैट आपको रिमाइंडर रहेगा, ऊपर मार्जिन में लिख के रखो। आता रहता है पार्टनरशिप में, आता है कंपनीज में तो बहुत आता है, पार्टनरशिप में एक आध दूसरा अमेंडमेंट आता रहता है, हर एग्जाम में एक दो। कॉन्ट्रैक्ट ही इरेडिकेट ही होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट इज अ जनरल एक्ट, जिसका कोई नहीं उसका वो, ऐसा है। अलग है, मैं सारे आपको एग्जाम्स जितने भी आपके एक दो एग्जाम से असाइनमेंट हुए हैं, आई हैव गिवन ऑल द आरटीपीके क्वेश्चंस, यू आर वेरी वेल फैमिलियर विद आरटीपीके क्वेश्चंस एंड प्रीवियस पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। मैं जो भी आपको क्वेश्चंस देती हूँ वो सारे आरटीपी और पास्ट एग्जाम, क्योंकि आपको आप फेस कर सको वो क्वेश्चंस को कैसे होते हैं। कभी कभी आधा पेज क्वेश्चन होता है, आप क्वेश्चन को देख के डर जाते हो, आंसर इतू सा होता है उसका। चलो कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन लिख लो, इतना डिटेल नहीं लिखवाऊंगी इसका, मेन पॉइंट लिख लो। फर्स्ट लिखो नो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है बट काफी शॉर्ट। The firm cannot bring legal action against third party for breach of contract. नहीं तो मत लिखो। नंबर 1 पॉइंट का नाम डाल दिया, ये वाला लिखो, मस्त है, हाई फाई वर्ड। Registered firm can only file a suit against third party and persons suing have been in the registration of the firm as a partner in the firms. Ultimately जो registered firm है वही किसी और पे या वो फर्म के पार्टनर पे sue कर सकती है, केस डाल सकती है। लिखना चालू कर दो। इसमें आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना है, फर्म कैनॉट सेट ऑफ
थर्ड लास्ट वाला पॉइंट सिर्फ लिख देना। ये जो डिफरेंस है ये होमवर्क है, आपको डिफरेंस के बुक में होमवर्क करना है। Set of more than 100 rupees. फर्स्ट पॉइंट कंसिक्वेंसेस का। कुछ लिखने को घर पे दिया तो चलेगा, जैसे डिफरेंस। ठीक है, फिर और डिफरेंस तो वैसे भी घर पे लिखते हो ना बच्चों। क्वेश्चन देती हूँ फिर कुछ सॉल्व करो। कैविटी टेम्पटर, लेट द बायर बी अवेयर। फिर आपको पहले से ही पता होगा गवर्नमेंट इंटरवेंशन और क्या है पॉइंट्स। मेरिट डिमेरिट गुड्स अपने लॉ में नहीं है, लॉ में बस एक प्रोविजंस टाइप है, वहां पे डिटेल में होगा। Exceptions is a new point, पूरा के पूरे लिखना। Consequences के बाद exception लिखना चालू कर दो। डिपेंड तो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कोई केस करेगा और अपन क्या पूरी लाइब्रेरी एडमिट थोड़ी करेंगे। कर सकते हैं, प्रूफ सबमिट करेंगे, खुद को बचाने का पूरा ट्राई करेंगे, बट हम किसी और पे केस नहीं डाल सकते। तूने नई नोटबुक की क्या? गौरव ही नाम है ना तेरा भी? गौरव ना? नई नोटबुक की? अभी नहीं। अच्छा, फिर क्या रफ में लिख रहा है? कैसे करना है नोटबुक्स, क्या करना है पूछ ले फ्रेंड से, है ना? आइडिया आ जाएगा एक। जब तू अभी नई नोटबुक करेगा गौरव, तो सबसे पहले एक काम करना, सबसे पहले जो करंट चालू है अपना पार्टनरशिप वो कंप्लीट कर लेना। फिर बाद में बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है, जैसे तू ऑनलाइन तुझे एक्सेस मिलने के बाद एक एक लेक्चर देखना है और बैकलॉग कंप्लीट करना है। थोड़ा स्पीड बढ़ा के लेक्चर देखे तो भी चलेंगे, बहुत सारे कवर करना है, इसके लिए दिसंबर अटेम्प्ट है तेरा? नहीं, वो बोलने का वो ऐसा ये है कि पहले वो दिसंबर था ना, तो वही मुंह में बैठा है। फॉर्म
फर्म के रजिस्टर होने या ना होने से इस बात पे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जो अग्रीड पार्टनर है वो see when aggrieved partner cannot sue in continuation of the partnership because the firm is unregistered one, but अगर वो aggrieved partner डिसॉल्यूशन के टाइम पे या फर्म से अलग होने के टाइम पे क्या स्यू कर सकता है अदर पार्टनर को, तो बोला है कि उसके स्यू करने का जो राइट है उससे इससे अफेक्ट नहीं पड़ेगा कि ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है. डन. साहिल ना, साहिल तू इधर है अपना, इधर गया पीछे. तू अथर्वा, तेरे को एक बोल रहा हूँ, तू लिख नहीं रहा है, बुक में मार्क कर रहा है, ऐसा मत कर, लिख. मैं भी मार्क करवा के दे सकती हूँ ना, मेरा ही काम आसान होगा, मैं क्यों लिखवाती हूँ आपको. बस हो गया. अभी कितना लिखोगे. हो गया. लास्ट पॉइंट भी है, पॉइंट नंबर 5 एक्सेप्शन का. एक्सेप्शन का एक 5th पॉइंट भी है. जनवरी अटेम्प्ट वाले बच्चों लिखो. रानी तेरा जनवरी अटेम्प्ट है. स्नेल भी आ गई है लॉ पढ़ने. स्नेल ना, मिताली सोच रही है क्या समझता होगा उसको. कभी कभी हमारे ही सर के ऊपर जाता है. वाह, सोगा कुछ याद नहीं आ रहा है मतलब तुम्हारी गलती है उसमें. मैंने क्या बोला है, जैसे जैसे एक्ट होते एक एक यूनिट लो, रीड करो. तुम लोग मतलब अभी जो है वो चलने दे रहे हो, और पीछे अगर आप लेके ही नहीं बैठोगे तो वो कितना बर्डन हो जाएगा सर पे. तुम लोगों का सोगा खत्म हो जाना चाहिए था पढ़ के. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो कब का. सोगा लो, पढ़ने को लो. उसके लिए क्या इनविटेशन देना पड़ेगा क्या अलग से. रोज एक एक यूनिट पढ़ना है, नहीं तो हो जाएगा कल्याण फिर. पॉइंट लिखने दिया, हो गया क्या तुम लोगों का तीनों का लिखने को. बड़बड़ काहे को कर रहे हो. इसके बाद अगर पढ़ाया कंटिन्यूएशन में और कल थोड़ा लिखा है तो चलेगा क्या? कि थोड़ा पढ़ा के थोड़ा लिखा के वाइंड अप करते हैं. अभी इतना लिख लो पूरा, देन वी विल स्टार्ट न्यू पॉइंट. फिर उसका कल लिखो, सो दैट 2 बार होगा तो रिवाइज हो जाएगा. घर पे कृपा करो मेरे ऊपर, घर पे पढ़ा करो जरा.
आपको समझ नहीं रहा है, 60 to 70% is done. Unless and until you don't solve the full paper, you don't pass. Consider it. कंपनीज दे देती हूँ आपके पास, आपके हाथ में, देन फिर करो एकदम मस्त पढ़ाई. अभी जब तक कंपनी स्टार्ट नहीं होता तब तक सोगा डन हो जाना चाहिए. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हो गया है, मैं ऐसा कंसिडर करूँगी. प्लस सोगा पार्टनरशिप तो अभी अभी किया है, थोड़े 4-8 दिन बाद पढ़ना चालू करो. अभी फ्रेश है, आज के आज तो रिवाइज करो ही. सेल्फ स्टडी और 8 दिन बाद करो. दिस इज योर होमवर्क. कोई ग्रुप पे डाल देगा या कैसे डाल देगा, ये डिफरेंस ग्रुप पे आ जाना चाहिए. होमवर्क. अभी मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ले ले, चल फोटो ले ले, ग्रुप पे डाल दे सबके लिए. मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. फर्म कैसे डिसॉल्व, एक ही फोटो एक ही जने ने निकाला है, फोटो शूट नहीं करना है इधर सब लोगों ने मिलके, आ जाएगा ग्रुप पे. देन मोड ऑफ डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट हो सकता है क्या? यस. पार्टनर्स एग्रीमेंट में लिख सकते हैं कि हमें 2 साल ही क्या करना है, बिजनेस करना है, 3 साल करना है. क्या 3 साल बाद ऑटोमेटिकली बिजनेस वाइंड अप होगा? एज पर एग्रीमेंट हो जाएगा. या फिर कंपलसरी डिसोल्यूशन. कंपलसरी डिसोल्यूशन कौन से केस में होगा? सारे पार्टनर का डेथ हो जाए, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, एक छोड़ के भी, फिर भी तो डिसॉल्व हो जाएगा कंपलसरी. सो दैट विल बी केस ऑफ कंपलसरी डिसोल्यूशन. या फिर आपका बिजनेस कोई अनलॉफुल बिजनेस हो रहा है, या म्यूचुअल एजेंसी वाले जो कार्डिनल प्रिंसिपल है वो मिसिंग है. अगर वो मिसिंग है तो पार्टनरशिप की जरूरत ही नहीं है. योर पार्टनरशिप विल बी कंपलसरीली डिसॉल्व. और एक चीज है, पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिंजेंसीज. क्या क्या कॉन्टिंजेंसीज है? जैसे आपका है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पर्पस कंप्लीट होने के बाद इट विल ऑटोमेटिकली गेट डिसॉल्व, है ना. आपका है फिक्स पार्टनरशिप, फिक्स्ड ईयर खत्म होने के बाद इट विल ऑटोमेटिकली गेट डिसॉल्व. या फिर बाय डेथ ऑफ एनी पार्टनर, पार्टनर हो गया, पार्टनर का हो गया डेथ, तो देन योर पार्टनरशिप फर्म विल बी डिसॉल्व. या फिर किसी पार्टनर का इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट होना, उससे भी आपका पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा. सो ड्यू टू दिस कॉन्टिंजेंसीज योर पार्टनरशिप फर्म मे डिसॉल्व. अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कैसे डिसॉल्व करेंगे? अगर पार्टनरशिप एट विल है और पार्टनर्स को डिसॉल्व करना है तो देन उनको क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा. नोटिस देना पड़ेगा, कन्वे करना पड़ेगा. फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग. अभी उन्होंने बिजनेस चालू किया था ये सोच के, कोई प्रोविजन वगैरह नहीं की थी टाइम की, इट वाज नॉट फिक्स्ड. ये सोच के कि जितना चलेगा चलाएंगे बिजनेस, बट सडनली अचानक पार्टनर्स को मजा नहीं आ रहा है बिजनेस करने में, तो पर ये एट विल है. अब क्या करेंगे? एग्रीमेंट में भी नहीं लिखा है, टेन्योर भी फिक्स नहीं है, पर्पस भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ, ना किसी का डेथ हो गया, ना कोई इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट हुआ. अब क्या करेंगे? पार्टनर्स विल गिव नोटिस टू अदर पार्टनर्स इन राइटिंग. पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन, सर फॉर दिस रीजन वी आर गोइंग टू डिसॉल्व आवर फर्म. हो सकता है. So partners will give notice in writing to all other partners of their intention to dissolve the firm. नोटिस देना चाहिए. कंसेंट मांगना मतलब अपनी मर्जी होती है, बिजनेस कंटिन्यू करना है नहीं करना है ना. सो दैट इज नथिंग बट नोटिस. सर फॉर दिस रीजन आई एम, हाँ, दूसरा वाला पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा. कंसेंट नहीं लगेगा. अभी उस कोई 2 पार्टनर है, कोई ऐसा जोर जबरदस्ती थोड़ी होती है कि नहीं नहीं तेरे को बिजनेस करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे को करना है, अपन दोनों ही है. दैट इज नॉट देयर. अगर कोई पार्टनर चाहे अपने मर्जी से दूसरे वाले को नोटिस दे देगा कि नहीं बाबा मेरे को नहीं बिजनेस करना है, तो वो ऑफ कोर्स डिसॉल्व हो जाएगी फर्म. 2 हो गए तो डिसॉल्व हो जाएगी. पब्लिक नोटिस देने, क्या उसे पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा? यस. बस डेथ के केस में पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ता है, बाकी ऑल अदर केसेस में पब्लिक नोटिस देना पड़ता है. एंड टिल द डेट ऑफ दैट नोटिस क्या पार्टनर लायबल रहेगा? हाँ, टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस पार्टनर विल बी लायबल टू थर्ड पार्टीज. ये हो गया. अभी एक है डिसोल्यूशन
डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, हमने देखा कोर्ट डिसोल्यूशन करने का ऑर्डर कर सकता है। तो कौन से केस में कोर्ट ऑर्डर करेगा? एक है पार्टनर्स आपके इंसेंट हो गए, पागल हो गए, अनसाउंड माइंड हो गए, मतलब क्या, यहाँ पे सेक्शन 11 अट्रैक्ट हो जाएगा, इनकैपेबिलिटी। अगर कोई पर्सन इनकैपेबल है, डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग है, माइनर है, तो क्या वो धंधा या बिजनेस कर सकता है? सिर्फ पार्टनरशिप ही नहीं, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, ना कोई कंपनी, ना पार्टनरशिप, ना कोई बिजनेस। तो कोर्ट क्या कर सकता है? ऑर्डर कर सकता है, सर आपको क्या करना पड़ेगा कि फर्म को बंद करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। अगर कोई टेम्परेरी बीमार हो गया, सर्दी बुखार से तप रहा है, टेम्परेरी बीमार, तो क्या टेम्परेरी सिकनेस के ग्राउंड्स में पे कोर्ट बोल सकता है फर्म को डिसॉल्व करने का? नहीं। परमानेंट इनकैपेसिटी या परमानेंट इनकैपेबिलिटी आ गई, हाथ पैर टूट गया, अंधा हो गया कोई, तो ये केस में परमानेंट इनकैपेबिलिटी है, नॉट एबल टू वर्क है, देन कोर्ट कैन ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म। दूसरा परमानेंट, वही मैंने बोल दिया दूसरा पॉइंट भी, परमानेंट इनकैपेबल हो गया कोई, जैसे एक्सीडेंटल पैरालाइज हो गया, अभी वो कुछ डिसीजन मेकिंग सेंसेस में नहीं है, सर पे मार लग गया, तो वो केस में कोर्ट कैन ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म। या मिसकंडक्ट मतलब कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, पार्टनर फ्रॉड कर रहे हैं, स्टॉक यूज करके खुद का सेल्फ प्रॉफिट बना रहे हैं, या कोई पार्टनर बहुत बार बोलने के बाद भी कंपीटिंग बिजनेस कर रहा है, तो ये सारे केस में कोर्ट में ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म, कर दो आपका बिजनेस बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं, आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो। देन परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। परसिस्टेंट ब्रीच का मतलब होता है बार बार नोटिस देने के बाद भी आप वही चीज कर रहे हो, बार बार आपको समझाया अच्छे से बैठो, फिर भी आप ऐसे लाई डाउन होके बैठते हो, कोई सो जाता है, बार बार समझाने के बाद भी ऐसा होता है, तो एग्रीमेंट इसमें भी ऐसा हो सकता है। पार्टनरशिप में क्या है कि एम्बिजलमेंट हुआ, कैश का चोरी हुआ, कैश का गफला, कोई पार्टनर कैश का गफला कर रहा है, जुगाड़ कर रहा है, चोरी कर रहा है, वो केस में कोर्ट में इंटरफेयर। दूसरा कीपिंग इरोनियस अकाउंट, आपका एक रूल सेट किया है कि आप 4 से 5 अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, आप हजारों अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो मतलब अल्टीमेटली आप रूल्स को ओबे नहीं कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो। तीसरा क्या है, होल्डिंग मोर देन कैश अराउंड, बोला है आपको गले में बस इतनी कैश रहनी चाहिए, 50 लाख रुपए, सॉरी 50,000 रुपए, आप इतनी सारी कैश रख रहे हो, तो देन भी फिर आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हो। एंड रिफ्यूजल टू शो बुक्स ऑफ अकाउंट टू ऑन रिक्वेस्ट, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का पार्टनर्स को राइट होता है? यस। डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी अगर कोई पार्टनर्स ना दिखाए बुक्स ऑफ अकाउंट, तो देन इन दैट केस कोर्ट के पास मिसयूज हो गया, कोर्ट के पास अगर गया, वो बातचीत गई, तो कोर्ट में ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म। बोलो, ये लिमिट इज डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स इन द डील। जनरली हर बिजनेस का अलग क्राइटेरिया होता है, कोई मीडियम स्केल बिजनेस होता है, कोई लार्ज स्केल होता है, तो सबका कैश मेंटेन करने का अमाउंट भी अलग हो सकता है ना। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ट्रांसफर करना, इंटरेस्ट का मतलब होता है बेनिफिट, फर्म ने, पार्टनर्स ने अपना बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया, बेनिफिट, पार्टनर के बेनिफिट में क्या क्या होती है, कैपिटल आएगा, देन प्रॉफिट आएगा, उनको कोई इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है तो वो आएगा, जो जो पार्टनर को बेनिफिट मिल रहा है वो सारी चीजें अगर पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स के कंसेंट से ट्रांसफर कर रहे हैं, इफ ऑल द पार्टनर्स आर ट्रांसफरिंग देयर होल इंटरेस्ट टू थर्ड पार्टी टू और एनी अदर रिलेटिव, तो फिर कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट इंटरफेयर करके बोल सकता है आप सारा के सारा इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो, एक काम करो, पूरा धंधा ही उनको करने दो, आप करो ही मत बिजनेस, तो कोर्ट में इंटरफेयर एंड कोर्ट में ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किसको नहीं समझा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किसको नहीं समझा, बोल क्या है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट शिवम? काय पण ट्रान्सफर इंटरेस्ट म्हणजे व्याज, इंटरेस्ट म्हणजे व्याज का? इथे इंटरेस्ट म्हणजे काय, बेनिफिट, जो भी पार्टनर्स को बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट हो, कमीशन हो, सैलरी हो, सब कुछ जो जो बेनिफिट मिल रहा है, पार्टनर उनका होल इंटरेस्ट उठा के ट्रांसफर कर रहे हैं किसी रिलेटिव को या किसी थर्ड पार्टी को, सो इन दैट केस कोर्ट में इंटरफेयर एंड मे ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म।
कोर्ट बोलेगा एक काम करो, आप सभी इंटरेस्ट उनको ट्रांसफर कर रहे हो तो आप कर क्या रहे हो, बिजनेस भी उनको ही करने दो. दैट इज द कंसर्न ऑफ कोर्ट. देन है परपेचुअल लॉसेस. कंटिन्यूस या परपेचुअल लॉस के केस में मुझे नहीं लगता कोर्ट को भी इंटरफेयर करने की जरूरत है. कोई पार्टनर्स का अगर लॉस हो रहा है, घाटे में है बिजनेस, तो क्या वो कंटिन्यू करेंगे क्या? 1 साल 2 साल चेक करेंगे, दे विल ऑटोमेटिकली वाइंड अप द बिजनेस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. सो एक परपेचुअल लॉसेस के केस में कोर्ट में ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म. देन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, मतलब फर्म के फेवर में अगर चीजें ना होती हो, जैसे डेडलॉक इन मैनेजमेंट है, किसी पार्टनर का कुछ तालमेल नहीं है, सेम टाइप के डिसीजन ले रहा है, मेजॉरिटी कंसेंट नहीं है, कुछ नहीं है, देयर इज डेडलॉक इन मैनेजमेंट. सो कोर्ट में ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म. पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म बिटवीन ईच अदर. अगर टॉकिंग टर्म्स में नहीं है पार्टनर्स, तो डिसीजन कैसे लेंगे वो? कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सारा गड़बड़ हो जाएगा बिजनेस का. सो कोर्ट विल ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म. लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, मतलब मेरे हिसाब से बुद्धि खो बैठना, कुछ भी डिसीजन लेना जो कि फर्म के फेवर में नहीं है, तो देन कोर्ट में ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म. और लास्ट है गैम्बलिंग ऑन स्टॉक की हेराफेरी करना. कैश की तो किया तो वो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन हो जाएगा. स्टॉक की हेराफेरी करना, फर्म का स्टॉक लेके पर्सनल सेल कर देना और पर्सनल प्रॉफिट अर्न करना, या फर्म का स्टॉक लेके कंपीटिंग बिजनेस करना. सो इन दैट केस कोर्ट में ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म. बोलो उसका टेंशन. स्टॉक गैम्बलिंग बाय द पार्टनर और स्टॉक एक्सचेंज का मतलब आपने बिल ऑफ ये पढ़ा है क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट्स में. सो स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग बट आपका जो बिजनेस में स्टॉक होता है, हर बिजनेस के लिए स्टॉक अलग होगा क्योंकि उनका पैटर्न ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस अलग रहेगा. तो उसके रिलेटेड आप कोई गैम्बलिंग कर रहे हो, हेराफेरी कर रहे हो, माल पूरा निकाल नहीं रहे हो या माल साइड में रख रहे हो या उससे कोई कंपीटिंग बिजनेस कर रहे हो, उससे क्या होगा, आपका को डिसॉल्व करने का कोर्ट से ऑर्डर आ सकता है ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, क्योंकि वो चीजें करना पार्टनर ने फर्म के फेवर में नहीं होगा. ये देखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के सारे पॉइंट्स हमने डिटेल में पढ़े, एक बार देख लो क्या कौन से पॉइंट में डाउट है क्या. विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट होता है, एक विद ऑर्डर ऑफ होता है. विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट में क्या म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसोल्यूशन हो जाएगा म्यूचुअल एग्रीमेंट से. अगर एट विल है तो देन पार्टनर विल हैव टू गिव नोटिस इन राइटिंग अबाउट इंटेंशन टू डिसॉल्व. दूसरा कॉन्टिंजेंसीज आ गए, मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप खत्म हो गया, वेंचर खत्म हो गया, दीज आर द डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई, कॉन्टिंजेंसीज है. और एक होगा कंपल्सरी डिसोल्यूशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल अदर पार्टनर. या फिर 4 में से 3 का भी डेथ हो गया तो भी क्या वो कंपल्सरी माना जाएगा? हाँ, एक कैसे करेगा बिजनेस, सो दैट विल बी कंसीडर एज कंपल्सरी डिसोल्यूशन. बाय नोटिस मतलब ये एट विल का इन्होंने दिया है. एंड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट के पढ़े क्या सारे पॉइंट्स, कौन से केस में कोर्ट में ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म. देख लो, पढ़ लिया. किसी को कोई डाउट? अभी मैं एक एक पॉइंट पूछूंगी, सबको तुम लोगों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? एक्सप्लेन करना है एक वर्ड में, एक लाइन में, आधे लाइन में. हाँ, गौरव बोलो भाई, नोटिस कैसे डिसॉल्व होगा? सॉरी, रोहन बोल. बट वो पार्टनरशिप का पैटर्न कौन सा रहेगा, फॉर्म कौन सा रहेगा? एट विल के केस में क्या करेगा, एक पार्टनर नोटिस देगा. कैसे नोटिस देगा? बोल के, लिख के, इन राइटिंग. क्या लिखेगा? अबाउट हिज, क्या लिखेगा? बाय बाय, आई एम गोइंग. बट ही विल राइट अबाउट हिज इंटेंशन टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, दैट यू शुड नो. पार्टनर विल गिव नोटिस इन राइटिंग टू अदर पार्टनर. क्या नोटिस, लव लेटर लिख के भेजेगा क्या? नहीं. अबाउट हिज इंटेंशन टू रिटायर फ्रॉम द फर्म.
on happening of certain contingencies है. गौरव बोल कौन से there are 4 contingencies. Tell me what are the 4 contingencies. पटपट बोल, क्विक रिवीजन करना 1-2-3 मिनट में. इधर उधर मत देख के बोल, सोच के बोल, नहीं तो स्किप कर दे. जिसको क्वेश्चन नहीं आता है स्किप ऐसा बोलो, ठीक है. मैं रैंडमली किसको भी पूछूंगी स्किप है, इतना टाइम लिया मतलब स्किप. हाँ तू बोल. There are 4 contingencies. पट बोल. Skip. तू बोल. Mutual agreement is not contingency ना. Skip. वाह मस्त आंसर मतलब मैंने दे दिया तुम लोगों को. क्या बोल रहा है? कौन बोल पाएगा contingency? हाँ बोल. सबका डेथ हो गया. वेंचर खत्म हो गया. इंसॉल्वेंसी हो गई. और एक फिक्स टाइम खत्म हो गया. फिक्स टाइम, particular venture, insolvency, death. These are the 4 contingencies. Very nice. Tell me, compulsory dissolution कब होगा? मिताली बोल. जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो फिर वो कोर्ट के ऑर्डर में डालेंगे ना. विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट में क्यों डाला है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा? ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहाँ पे कंपल्सरी डिसॉल्व होगा, कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत ही नहीं है. एक की सिर्फ सबकी डेथ हो जाएगी तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी. या फिर बहुत सारे पार्टनर्स है, एक छोड़ के सबकी डेथ हो गई तो भी फर्म डिसॉल्व होगी. वन कैन नॉट हैंडल द बिजनेस. ओके. म्यूचुअल एग्रीमेंट से कैसे बंद करेंगे बिजनेस? म्यूचुअल एग्रीमेंट. एग्जैक्टली. इफ इट इज मेंशन इन द एग्रीमेंट देन फर्म विल डिसॉल्व. ओके. जस्ट एंड इक्विटेबल कौन से ग्राउंड्स है ऋतुजा? जस्ट एंड इक्विटेबल. Which are the just and equitable grounds on which firm will dissolve? एक आध दूसरा बोल, 3-4 है. स्किप है. हाँ बोल कार्तिक चल. डेडलॉक पट बोल. डेडलॉक इन मैनेजमेंट. तुझे नीचे देख के बोलने को टाइम नहीं मिली, इधर देख के बोल बोर्ड पे. डेडलॉक हो गया मैनेजमेंट में. ओके. फिर गैम्बलिंग इन स्टॉक एक्सचेंज हो गई, ठीक है. और कुछ हुआ? और कीपिंग इरोनियस अकाउंट है. कीपिंग इरोनियस अकाउंट है. और मॉरल हज़ार्ड. पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स फर्म के फेवर में, तो देन बाइंड अप होगा. ठीक है. बात ही नहीं कर रहे ना. परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट. कौन से केसेस में परसिस्टेंट ब्रीच होगा? 5 केसेस. जल्दी बोलो. परसिस्टेंट ब्रीच. ओके. हाँ. और कैश होल्डिंग मोर देन कैश अलाउड. कैश ज्यादा होल्ड करना. ट्राई टू मतलब आंसरिंग. सिंपल इंग्लिश है. देख के बोल रहे, बिना देखे सोच के बोलो. सच में ऐसे माथे पे तान दे के बोलो. Not showing books of account. Very nice. और गैम्बलिंग इन स्टॉक एक्सचेंज तो जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पे रहेगा. परसिस्टेंट ब्रीच हो रहा है. हमने बार बोलने के बाद भी आप वही कर रहे हो. क्या वही कर रहे हो? कैश ज्यादा होल्ड कर रहे हो, इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, या फिर यू आर कीपिंग इरोनियस अकाउंट. ज्यादा अकाउंट मेंटेन कर रहे होगी तो गलत बात हुई. सो ये हो गया परसिस्टेंट ब्रीच. परमानेंट इनकैपेसिटी मतलब क्या? कौन से टर्म? तनुजा परमानेंट इनकैपेसिटी मतलब क्या? नॉट एबल टू वर्क, नॉट एबल टू डिसीजन मेकिंग. ओके. बट अगर वो टेम्पररी सर्दी बुखार सीख है तो देन कोर्ट विल नॉट ऑर्डर टू वाइंड अप द फर्म. ओके. कौन सा सेक्शन एक्ट्रैक्ट होगा परमानेंट इनकैपेसिटी में? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 11. इनकैपेबिलिटी और कैपेबिलिटी. इनकैपेबिलिटी, कैपेसिटी, कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज, जिसमें 3 लोग आते हैं. कौन 3 लोग? साउंड माइंड, मेजर, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. ओके. वेरी नाइस. मिसकंडक्ट क्या करना मतलब क्या करना एग्जैक्टली? फ्रॉड करना और कंपीटिंग बिजनेस कैरी ऑन करना. दैट इज अ काइंड ऑफ मिसकंडक्ट.
वाली चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखना है। जब आप इसके नोट्स बनाओगे लिखोगे तो और आपको परफेक्ट समझेगा। है ना टाइम 5 मिनट, लिख ही लेते हैं। होमवर्क क्यों दे? अच्छा नहीं लिखना है, ओके कल लिखेंगे। अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें चकचुक मत करो। अभी लिखते हैं, अभी नहीं, एक ही चांस मिलता रहता है। नहीं कल लिखते थे, ठीक है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन, होमवर्क के लिए एक डिफरेंस है, ये पता है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लो, नंबर 1 विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। कौन से सेक्शंस में प्रोसीजर है? 58 में रजिस्ट्रार के पास जाओगे, वो क्या क्या मांगेगा? एप्लीकेशन विथ प्रिस्क्राइब फीस, ऐसे लिखना है। एप्लीकेशन ही विल आस्क प्रिस्क्राइब फीस अलॉन्ग विथ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट का लिस्ट दे दो। एंड उसके नीचे लिखना दैट शुड बी साइंड बाय ऑल partners and if one partner is missing then his authorized agent will sign that. Signed by all the partners is very necessary. So write down section 58 59. एक काम करना, ये क्वेश्चन ऐसे देख के सॉल्व मत करना। पहले क्या करना, इसको 58 59 रीड कर लेना, पूरा रीड करना, एक बार 2 बार मन लगा के थोड़ा से कीवर्ड्स लर्न कर लेना। देन ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन विदाउट लुकिंग और विदाउट टेकिंग रेफरेंस। मन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बहुत ही सिंपल है। प्रोसीजरल पार्ट है, इसमें कुछ बोलने का सवाल ही नहीं। व्हाट डज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टेक्स प्लेस अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, ये नहीं पढ़ा है अभी तक। ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्या बोला है? वैसे तो रजिस्ट्रेशन करना इज नॉट कंपल्सरी, है ना, but there are certain consequences you need to face when you does not register your firm. So that is a straightforward. You cannot sue third party can sue you, cannot set off बाकी चीजें। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ये 2 क्वेश्चन आप मन से सॉल्व करो, एज इफ इमेजिन करना कि एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, कितने मिनट में। इसके पहले प्रोविजन पढ़ लेना, 1 बार 2 बार 3 बार लर्न कर लेना, पढ़ लेना, देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, अगेन क्रॉस चेक द क्वेश्चन। इस हिसाब से आप करना है वाला क्वेश्चन। बोलो कंटेंट भी डज नॉट, क्या कंटेंट है? जितना मैंने वो पॉइंट्स के अंदर जितने 1 2 लाइन लिखवाए हैं वो तो मैंने लिखवाए हैं, वो लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अग्रीड पार्टनर स्यू नहीं कर सकता, ये हमने बोल दिया, बट हमको ये भी तो डिटेल बोलना पड़ेगा। बट वो कर सकता है जब वो क्या हो रहा है, फर्म से सेपरेट हो रहा है या फिर फर्म डिसॉल्व। सो दैट इज नथिंग बट इन डिटेल पॉइंट्स। These 3 चीजें आर फॉर होमवर्क, 2 क्वेश्चंस एंड 1 होमवर्क। कल के कल 2 क्वेश्चन को मेरे को नहीं लगता है 15 मिनट पढ़ के भी 15 मिनट से ज्यादा लगेगा। डिफरेंस तो आपको देख के लिखना है, 1-2 मिनट लगेगा। नहीं तो अभी मेरे जाने के बाद ही लिख लो डिफरेंस, एक आधा क्वेश्चन कर लो मेरे जाने के बाद। I will check each and everyone's question और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूंगी कि मन से लिखा। जस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर ना करने के तोटे, नुकसान। डिफरेंस की नोटबुक कल मत लाओ, बस लिख लो पर लिखो। ये क्वेश्चंस का लेके आ जाना भाई। चलो थैंक यू, गुड बाय। 1 मिनट जल्दी छोड़ा है, देखो ऐसा याद रखना, दुआ में याद रखना। अरे बाप रे, इसको भी क्या हो गया? जयेश वहां से एक सेल देना। थैंक यू। चलिए
तुलाच पहिले धरलं. मला जाऊ दे. बघ याचा. तू बाहेर होती. लड़के फ्लश क्यों करते भाई? समजलं. तुम्हारा व्यवस्था है. आला एखादा फॅकल्टी निघला